नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज हम करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यू। ये सीरीज़ लगातार चली आ रही है जिसमें आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के पार्ट 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि शुरू वाले में पीरियोडिक टेबल मैंने बताया था बहुत ही बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ों को हमने कवर किया था। आज उसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज़ लगातार चली आ रही, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए चैनल को, ताकि इसका अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। साथ में शेयर भी कर देना सेशन को, ताकि आपके जैसे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इसकी, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। बताना चाहूँगा कि जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट आया है उसके लिए हमारे द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है। तो आप हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर वहाँ जाकर उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो केवल साइंस का तैयारी करना चाहते हैं और थ्योरी ना पढ़कर केवल एमसीक्यू के सहारे अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पर चल रही है, इसका अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहाँ मात्र 149 रुपये पर कोर्स अवेलेबल है। उसको भी परचेस करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है 99 रुपीज़ पर, तो टेस्ट सीरीज़ भी दिला सकते हैं, क्योंकि अब कुछ समय बाद ये एग्ज़ाम होने को है और जाहिर तौर पर ये मान लीजिए कि 15 जनवरी के आसपास, उससे पहले ही ये अल्टीमेटम लेकर चलिएगा कि उससे पहले ही आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो टेस्ट सीरीज़ परचेस कीजिए और उसको दिलाते रहिए, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। टेस्ट सीरीज़ क्यों दिलाना आवश्यक है हर वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब इस वाले लेक्चर को अभी देखेंगे, 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं अभी इस वाले वीडियो में। तो ये 15 क्वेश्चन समझिएगा कि आपके जो पीरियोडिक टेबल को समझने की दृष्टिकोण है उसको थोड़ा सा आपको जज करने में आसानी जाएगा। और इसमें कुछ एक आध दो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा, तो वो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर एक एक विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं पीरियोडिक टेबल में, और सभी को अगर लेके चले तो पीरियोडिक टेबल से ही लगभग 50 से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उतना क्वेश्चन ना करके केवल एक चैप्टर को इतना ज़्यादा क्या बोलना इंपॉर्टेंस ना देके हम बाकी चीज़ों को भी कवर करते चलेंगे। तो इसलिए अभी इसके 15 क्वेश्चन और लेके आया हूँ। जब पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी, सारे सब चैप्टर कवर हो जाएंगे सब्जेक्ट के, तो आप फिर से हम जब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में किया है, तो उसी प्रकार से फिर से बाकी जो छूटे हुए चीज़ें हैं उनको करते हुए चलेंगे, ठीक। तो अब पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि टोटल 7 आवर्त होते हैं, और आवर्त को ही क्या बोला जाता है, आपके रो बोला जाता है, रो या पंक्ति, ठीक है। या फिर पीरियड भी इसी को बोला जाता है। पीरियड बोले या फिर रो बोले या पंक्ति बोले, आवर्त बोले, तो ये जो क्षैतिज रेखाएं रहती हैं इनको बोला जाता है। और जो खड़े लंबे लंबे लाइन रहते हैं जिनमें 1 से 18 तक कर गिनती लिखा रहता है, वो क्या होता है, आपका वर्ग होता है। वर्ग बोला जाता है, समूह बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, या फिर कॉलम बोला जाता है, कॉलम, या फिर और हिंदी में बोला जाए तो इसी को स्तंभ बोलते हैं। तो ये सभी नाम आपको याद होना चाहिए, वर्ग, समूह, ग्रुप, कॉलम या फिर स्तंभ। ये सभी खड़े जो खाने रहते हैं उनको बोला जाता है, और जो क्षैतिज खाने रहते हैं उनको आवर्त, रो, पीरियड या फिर पंक्ति बोला जाता है। तो ये चारों और उसके 6 नामों को आपको याद रखना होगा, किसी के भी आधार पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर वर्ग बोला था, वर्ग कितना होते हैं, 1 से 18 होता है। इसमें पहले वर्ग के आवर्त तत्वों को क्या कहा जाता है, तो पहले वर्ग, इस तरीके के इतने सारे इधर वर्ग बने रहेंगे, उसमें ये पहला वाला जो वर्ग रहता है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखो ऑप्शन में क्या है, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन, आदर्श गैस और क्षार धातु। तो ये तो सबको पता होता है कि ना शुरू के 2 हैं वो धातु रहते हैं और क्षार से रिलेटेड रहते हैं। कंफ्यूजन होता है क्षारीय मृदा है या केवल क्षार है। तो पहला वाला होता है आपका क्षारीय धातुएं, ठीक है। पहला वाला क्या होता है आपका क्षारीय धातुएं। मृदा जस्ट अगले वाले में आप जाएंगे तो क्षारीय मृदा धातुएं वो हो जाती है। तो पहला वाला है तो छोटा नाम याद रख लेना, क्षारीय धातु। दूसरा है तो लंबा हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु।
तो पहला वाला को क्या बोलेंगे, क्षार धातु बोलेंगे। आदर्श गैस क्या होता है, सबसे आखिरी वाला। हैलोजन क्या होता है, 17वें नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और ये क्षारीय धातु, ये क्षारीय मृदा धातु कौन से वर्ग से आती है, किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, तो ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को, मूल तत्व जो भी रहते हैं समूह 18 के, समूह 18 मतलब क्या, सबसे लास्ट वाला कॉलम, अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी, मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाइड करना चाह रहे हैं हीलियम को, लेकिन हीलियम भी हम लोग अक्रिय गैस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला छोड़ भी दोगे बात तो ये समझ में आ जाएगा कि पूछ रहे हैं समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है, इतना पूछ रहे हैं, ये ध्यान में रहेगा। अगर ब्रैकेट का चीज समझ नहीं आ रहा है तो भी, तो क्या बोला जाएगा, उपधातु, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैसें, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, दुर्लभ मृदा तत्व। तो ये क्या कहलाता है, निष्क्रिय गैसें कहलाते हैं। इनर्ट गैस बोला जाता है जो भी कि आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, समूह 18 के तत्व होते हैं, जिनको इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ब्लैंक में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। मतलब बोला जा रहा है कि एक ओर से दूसरी ओर जब हम जाएंगे, यहाँ एक ओर से दूसरी ओर का तात्पर्य है बाएं से दाएं जाने की ओर। ठीक है, तो उसमें बताइए कि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, क्योंकि पता है ये कैसे मालूम चला, वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। और वृद्धि कब होता है, जब हम बाएं से लेकर दाएं की ओर बढ़ते हैं, किसमें, आवर्त सारणी में। बाएं से दाएं जाना मतलब किस में चलेंगे हम लोग, पंक्ति में चलेंगे या आवर्त में चलेंगे। इंग्लिश में बोलूं तो पीरियड में चलेंगे या फिर रो में चलेंगे, तो पंक्ति आपका सही आंसर होगा। तो पंक्ति में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताया था, किसी भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो देखो ये 11 रहता है, सोडियम, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, फिर सिलिकॉन 14, ऐसे करके डेट जैसे बढ़ते जाता है। आखिरी देखोगे 17, तो यहाँ पर कितने होंगे, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यहाँ आता है 7। तो क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, बढ़ती गई। तो आपका आंसर क्या होगा, पंक्ति। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले भी कर चुके हैं तो रिवीजन भी हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी स्थिति के संबंध में असंगति है, मतलब मतभेद है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, या तो इसको पहले में भी रख सकते हैं और 17वें में भी रखा जा सकता है। ठीक है, पहले पीरियड मतलब क्या, इसकी बात कर रहे हैं, और उसके भी किसमें, पहले समूह में और 17वें समूह में। 18वां वाला तो अक्रिय गैस का होता है, तो यहां पर भी इसको रखा जा सकता है और यहां पर भी रखा जा सकता है। तो ये किसकी बात करता है, तो ये बात करता है हाइड्रोजन की। ये 11 नहीं होगा, ये हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन को क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन 1 रखा है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो किसके समान हो जाएगा, हीलियम के धातु के समान, अक्रिय हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रखने का गुण, मतलब ग्रहण करने का गुण रखेगा। और ये गुण किसमें होता है, 17वें नंबर के जो समूह में रखे वाले तत्व हैं, जिसको हम लोग हैलोजन तत्व बोलते हैं, तो उनमें होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। सिमिलर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या कर सकता है, दान भी कर सकता है। और दान कर सकता है मतलब क्या, ये पहले वाले जो समूह में जितने भी आपके तत्व रहते हैं क्षारीय धातु, उनके समान बिहेव करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा या फिर अष्टक को खाली कर देगा, तो भी क्या हो जाएगा, अक्रिय। तो इस कारण पहले वाले के समान दान करने की प्रवृत्ति और 17वें के समान ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखने की वजह से इसको आवर्त सारणी में स्थान में रखा जाने में असंगति होती है। तो वो कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन है, जो ऐसा बिहेव करता है। ठीक, तो इसका पूरा आंसर वही होगा। जब आप यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह और 17वें समूह में भी रखा जा सकता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पर पाई जाती है। तो आवर्त सारणी आपको पता होना चाहिए, सल्फर और क्लोरीन। तो मैंने बोला था कि 30 तक का जरूरी है, 30 तक के आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के नंबर याद है तो आप आसानी से बन जाएगा। तो आप देखेंगे, अगर ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जगह बना लिया, यहाँ पर हीलियम के लिए बना लिया। अब इसमें देखोगे तो 1 2 हाइड्रोजन हीलियम, फिर देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, लिथियम, यहाँ पर क्या आएगा, बेरिलियम, यहाँ पर क्या आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आता है आपका फ्लोरीन, और यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन के बाद नियॉन। ठीक,
ये 10 हो गया। 11वां सेम इसी तरीके से बनाओगे तो यहाँ पर आएगा क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी आर्गन, क्लोरीन के बाद आर्गन। इस तरीके से आप जब जमाएंगे तो वही पूछा उसने कि सल्फर और क्लोरीन कहाँ पर आ रहा है, तो देखो कहाँ पर आया, सल्फर और क्लोरीन दाईं साइड आया, किसके, आवर्त सारणी में दाईं ओर। तो ये कैसे मालूम चलेगा, जब आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होगा। तो कम से कम 30 तक का आपको टेबल याद है तो बता पाओगे कि लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन आता है, तो किस ओर आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, अगर आप अपने हेड पोजीशन में सामने रखकर देखेंगे तो किस साइड आ रहे हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब दाईं ओर, ठीक। और सल्फर और क्लोरीन दोनों क्या होते हैं, अधातु होते हैं, और जितने भी अधातु हैं पीरियोडिक टेबल में किस ओर हैं, दाईं ओर। तो दाईं ओर आपका डायरेक्ट भी आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है। तो जो 18वें नंबर का समूह होता है अक्रिय गैस वाला, उसे ही शून्य समूह के रूप में भी डिनोट किया गया है। तो क्या होगा आपका आंसर, 18, समूह 18। मुझे ऑप्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चैल्कोजन, जैसे कि हैलोजन होता है, अक्रिय गैस होता है, इधर क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु का वर्ग है, उसी प्रकार से एक चैल्कोजन समूह होता है। तो वो किस नंबर के ग्रुप को बोला जाता है, या समूह को बोला जाता है चैल्कोजन, कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आवर्त सारणी में कौन सा समूह, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन कौन सा सही पढ़ लेते हैं। कथन ये बोल रहा है चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 18 तत्व होते हैं। ये कैसे मालूम चलेगा, जब आवर्त सारणी में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, जानकारी होगी कि क्या कैसे होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जगह बनाना है, यहाँ पर हीलियम के लिए। तो आवर्त कितने होते हैं आपको पता है, 7। तो ठीक है भाई, मैं 7 बना लेता हूँ यहाँ पर, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये मान लो 7। अब इसमें बताना कि कथन के अनुसार सही है नहीं। तो चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। तो पहले आवर्त में 1 और 2 ही होते हैं, दूसरे में और तीसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं, और चौथे पांचवें छठवें में कितने होते हैं आपके, 18 तत्व होते हैं। तो चौथे और पांचवें में 18 तत्व है क्या, हाँ ये सही है। सातवें आवर्त में 33 तत्व होते हैं। तो सातवें आवर्त में आप देखेंगे, ये चौथे और पांचवें के लिए था 18, छठवें में आपके 32 तत्व होते हैं, सातवें में कितने होते हैं, 33 तत्व बोल रहा है, गलत है। सातवें में 33 तत्व क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इधर के कुछ अभी खाली भी हैं, और 33 कभी भी नहीं होगा, मैक्सिमम कितने होंगे, 32। छठवें और सातवें में इधर हम लोग नीचे में पढ़ते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो इनके भी 14 तत्वों को भी मिलाओगे तब वो जाकर 32 होता है। 18 और 14 आप मिला लो, कितना हो जाएगा, 32। 33 तो कभी भी नहीं होगा, तो ये ऐसे ही गलत है। तो कौन सा सही होगा आपका, ए और सी। तो कथन ए और सी आपके सही होते हैं, ए और सी आपका सही हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में पहले आवर्त में 2, दूसरे और तीसरे में 8, दूसरे और तीसरे में 8, चौथे पांचवें में आपके 18, फिर छठवें और सातवें में लगभग 32 के आसपास होते हैं, लेकिन सातवां पूर्ण रूप से नहीं भरा है, ये ध्यान रखना। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानताएं होती है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में, अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम देखना। तो लिथियम यहाँ आता है तीसरे नंबर में, सोडियम एन है उसके जस्ट नीचे और पोटेशियम उसके नीचे। ये तीनों किस ग्रुप में रखेंगे, पहले ग्रुप में। एक ही वर्ग के अंदर ये लोग आ रहे हैं, और एक ही वर्ग के अंदर है तो उसको क्षारीय मृदा बोलते क्या, नहीं, वो तो क्षारीय तत्व है, केवल क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा नहीं है। अक्रिय है क्या, नहीं है। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, सही है। कैसे, इसका होता है 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका होता है 11, 2, 8 और 1। इसका होता है 19, इसका करोगे तो 2, 8, 8 और फिर 1। तो सभी के आखिरी में कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। ये सही हो गया। ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब बनाते हैं, लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्या होगा, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। तो 58 से 71 वाले को क्या कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के जो भी तत्व रहते हैं, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, जो कि आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखे गए हैं 2 ग्रुप में ऐसे अलग से, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसको छठवें और सातवें आवर्त में ही माना जाता है। इसमें टोटल कितने कितने तत्व होते हैं, तो 14 तत्व होते हैं। एक होता है 58 से 71 तक, जिसको आपको पूछा गया है, वो कौन सा होता है आपके, लैंथेनाइड्स। क्या कहलाती है, ये लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। और एक होता है 90 से लेकर 103 तक, ये क्या कहलाते हैं आपके एक्टिनाइड्स। ठीक है,
तो दोनों ध्यान में रखना। तो लैंथेनाइड्स क्या है? वे परमाणु संख्या जो 58 से 71 तक आते हैं। अब ये बताइए कि लैंथेनाइड्स मैंने बता दिया कि यहाँ आएगा एफ ब्लॉक के तत्व हैं। लैंथेनाइड्स के जस्ट पहले जो लैंथेनियम नाम का तत्व पाया जाता है, वो लैंथेनियम तत्व कौन से ब्लॉक में पाया जाता है? एस, पी, डी और एफ में से किस ब्लॉक में लैंथेनियम तत्व पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, जिग जैग रेखा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया, जब ये इस प्रकार का आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए अलग स्थान और ये हीलियम के लिए। तो जब इस प्रकार का निर्माण किया गया तो यहाँ पर कुछ जिग जैग रेखाएं यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्राप्त हुआ। इस जिग जैग रेखा को अलग से डिनोट करने का मकसद यही था कि इस जिग जैग के एक और आपके धातु होंगे और एक और क्या होंगे? अधातु होंगे। एक और धातु और एक और अधातु। तो ये धातुओं और अधातुओं को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी भी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो बाएं ओर होते हैं उधर क्या पाए जाते हैं? सारे के सारे आपके धातु, और दाएं ओर सभी अधातु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जिग जैग रेखा इसी आकार का रहता है, तिरछी रेखाएं बोलते हैं जिसको, वो धातु और अधातु को सेपरेट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को क्या कहा जाता है? तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व। और कमेंट करके बताना कि संक्रमण तत्व किसे बोला जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व। अगर ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की जगह एफ ब्लॉक भी पूछे ना तो भी आपको आंसर लेना है आंतरिक संक्रमण तत्व। लेकिन संक्रमण तत्व कौन सा होता है? कमेंट करके बताना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता, पहले तो संयोजकता क्या होता है पता होना चाहिए, इससे पहले मैंने बता रखा है फिर भी बता देता हूँ। संयोजकता मतलब क्या? बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षक में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने का डिफरेंस होता है, अष्टक पूर्ण मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अंतिम कक्षक में, और अंतिम कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनका जो डिफरेंस आएगा वही उसी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। लेकिन डिफरेंस कब लेना है? जब इलेक्ट्रॉन, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तब। लेकिन 4 से कम है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जो 1, 2, 4 से मतलब कम क्या होगा? 1, 2 और 3, तो यही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो ये 2 डिफरेंस रहता है, अच्छे से बता रखा हूँ मैंने। तो संयोजकता कौन प्रदर्शित, ये संयोजकता हो गया क्लियर। अब बोल रहे परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है? तो परिवर्ती संयोजकता मतलब क्या? जो अपनी संयोजकता को बदलता हो। बदलने का तात्पर्य क्या है? जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या है? 1 या तो 2, इसकी संयोजकता फिक्स्ड 1 या तो 2 होगी। पी ब्लॉक की जब बात करेंगे हम लोग तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 4, 5, 6 और 7 मैक्सिमम ये होगी, 5, 6 और 7। लेकिन जो बीच के इसके अंदर डी ब्लॉक के जो तत्व आते हैं ना, इनकी संयोजकता इनके बीच में क्या होते रहती है? बदलते रहती है। तो उसी को बोला जाता है परिवर्ती संयोजकता। तो परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करेगा? डी ब्लॉक के तत्व। क्यों? क्योंकि ये जब अलग अलग यौगिक बनाते हैं तो अलग अलग यौगिक बनाने के दौरान ये कुछ एस ब्लॉक के समान संयोजकता और कुछ पी ब्लॉक के समान संयोजकताओं को दर्शाते हैं, इसलिए उसको परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाला ब्लॉक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्तों में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? तो अभी मैंने बताया था पहले में 2, दूसरे और तीसरे में कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं दूसरे और तीसरे में। फिर चौथे और पांचवें में 18, छठवें और सातवें में लगभग 32। छठवें में तो 32 है, सातवां थोड़ा सा खाली है। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस आपको पता होना चाहिए। 18वें समूह में जो आता है उसको अक्री गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस बोला जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में उतनी ज़्यादा मात्रा में विद्यमान नहीं रहती। अब ये जो 18वें वर्ग में पाया तो जा रहा है, अब इन सभी के नाम आपको याद होनी चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, या पहले जेनॉन आता है फिर रेडॉन आता है। तो ये मुख्य रूप से आपके नोबल गैस होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? रेडॉन तो है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन आपका नोबल गैस की कैटेगरी में नहीं आता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। 15वां, एक ही समूह में तत्वों के समान क्या होते हैं? ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ों को और भी कवर कर रखा है। अब बताना कि एक ही समूह में तत्वों के समान क्या होंगे? रासायनिक गुण समान होंगे, परमाणु द्रव्यमान समान होंगे, परमाणु त्रिज्या समान होगी, या परमाणु संख्याएं समान होगी।
अब यहाँ पर परमाणु त्रिज्या है, तो पहले इसको समझा देता हूँ परमाणु त्रिज्या होता क्या है। तो जैसे कि ये एक परमाणु का मान के चलो, परमाणु संरचना किसी भी तत्व का, ये इसका नाभिक हुआ और यहाँ पर ये बाहरी कोश हुआ। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे होंगे कहीं पर भी। तो इसके नाभिक के केंद्र से इस इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी कक्षा में उपस्थित है, उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को ही क्या बोला जाता है, उसकी परमाणु त्रिज्या बोला जाता है, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब ये परमाणु त्रिज्या ना सभी के लिए अलग अलग होगी। बेसिकली इसको इतना याद रखना कि जब भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर हम लोग चलेंगे तो इस परमाणु त्रिज्या का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। बाएं से दाएं चलने पर इसका मान कम होते जाता है। ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। परमाणु संख्या सबको पता है क्या होती है, उसका नंबर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी एक समूह में तत्वों के क्या होते हैं, समान क्या होते हैं। तो परमाणु संख्या समान होंगी क्या, कभी नहीं होगी, तो सबकी अलग होती है। परमाणु द्रव्यमान समान होगी क्या, नहीं होगी। द्रव्यमान भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और समूह की बात कर रहे हैं, समूह मतलब क्या मैंने बता दिया है, जो ये रहते हैं कॉलम या फिर आपके बोल सकते हैं वर्ग, ग्रुप। तो इसमें तो बढ़ते जाएगा, तो ये भी समान नहीं होगा। परमाणु त्रिज्या भी ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ये भी समान नहीं होगी। समान क्या होगा, रासायनिक गुण। ये कैसे समान होगा, अब जो क्षारीय धातु है उस वर्ग में आने वाले सभी तत्व क्या गुण प्रदर्शन करेंगे, बेसिक जो क्षारीय उसका गुण है वही प्रदर्शित करेगा। इनर्ट गैस वाला समूह है 18वां नंबर। 18वें नंबर में जितने भी गैस आएंगे वो अक्रिय गैस का ही रासायनिक गुण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जो हैलोजन समूह में आने वाले तत्व हैं वो हैलोजन यौगिक बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे, वो समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो एक ही समूह में तत्वों के क्या होते हैं, समान रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना था। और क्या समान हो सकती है, इससे पहले पढ़ा था क्वेश्चन में कि उसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि और रिलेटेड थे। इनके आगे और भी अगर आएंगे तो वो कब आएंगे, जब हम सभी सब्जेक्ट में से सभी के चैप्टर कवर करेंगे। फिजिक्स तो लगभग हो गया, बचा क्या अभी केमिस्ट्री जो चल रही है, भी जब कवर हो जाएगा। अभी इनऑर्गेनिक में पहुंचे हैं, ऑर्गेनिक भी कवर हो जाएगा। फिर जब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से जो छूटे हुए क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया इसमें 60 से 70 क्वेश्चन इसी में से हो जाते हैं, तो उसको फिर कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सेशन को और लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।